हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने जियो का चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ इसको रीड कर रहे थे। और पिछले जो क्लास थी उसमें अपने पढ़ा था। इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ का जो क्लासिफिकेशन था वो किस किस बेस पे था ये अपने रीड किया था। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज, अकॉर्डिंग टू देयर मैन रोल, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिशिंग गुड्स। ये अपने स्टडी कर लिया था पिछली बार। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ इसको भी अपने स्टडी किया था। इसके अलावा अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में कॉटन टेक्सटाइल इसको रीड कर रहे थे और इसको अपने पढ़ लिया था। द हैंडलूम खादी प्रोवाइडिंग लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट टू वीवर्स एंड देयर होम्स एज ए कॉटेज इंडस्ट्रीज़। अब अपने यहाँ तक पढ़ा था। हाथ से बने जो बुनी खादी कुटीर उद्योग है उसके रूप में जो बुनकर थे, वीवर्स थे, उनको अपने घरों में ही बड़े पैमाने पर रोज़गार मिलता था इस इंडस्ट्रीज़ के द्वारा। फिर देखो, व्हाई डिड महात्मा गांधी ले एम्फेसिस ऑन स्पिनिंग yarn एंड वीविंग खादी। अब देखो, महात्मा गांधी थे, उन्होंने सूत कातने और खादी बुनने पर ज़्यादा बल क्यों दिया था। फिर देखो, वाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर आवर कंट्री टू कीप द मील सेक्टर लूमेज लोअर देन पावर लूम एंड हैंडलूम। अब देखो, हमारे देश में जो विद्युत चालित करघे थे और हथकरघों द्वारा निर्मित लूमेज है, उसकी अपेक्षा में कारखानों द्वारा निर्मित लूमेज था वो उसको कम क्यों रखना महत्वपूर्ण था। महात्मा गांधी उसको कम क्यों रखना चाहते थे, कारखानों में निर्मित लूमेज को हैंडलूम की अपेक्षा। अब देखो, इंडिया एक्सपोर्ट यर्न टू जापान। अब इंडिया जो है यर्न यानी सूत उसका एक्सपोर्ट करता था जापान को। अदर इम्पोर्टर्स ऑफ कॉटेज गुड्स फ्रॉम इंडिया और इसके अलावा देखो, भारत में जो अन्य सूती कपड़ा था उसके अन्य जो आयातक देश थे वो कौन से, यूएसए था, यूके था, रशिया था, फ्रांस था, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी, नेपाल था, सिंगापुर था, श्रीलंका और अफ्रीकन कंट्रीज थी। इन देशों के साथ इंडिया जो है कॉटन गुड्स का एक्सपोर्ट करता था। वी हैव लार्ज शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑफ कॉटन यर्न्स। अब देखिए, कॉटन यर्न था उसका जो वर्ल्ड ट्रेड है, विश्व व्यापार, उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा किसका था, अपना था। आवर स्पिनिंग मिल्स आर competitive at the global level and capable of using all the fibers we produce। अपने यहाँ कुछ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था ना, उसका लगभग वन फोर्थ था वो कहाँ था, वन फोर्थ भाग जो अपने यहाँ से लगभग आयात होता था। और हमारे जो कारखाने थे हैंडलूम वाले, विश्व स्तर है उस पर प्रतिस्पर्धा करने वाले थे। कॉम्पिटिटिव एट द ग्लोबल लेवल, कैपेबल ऑफ यूजिंग ऑल द फाइबर वी प्रोडक्ट्स। जो भी अपने बनाते थे वो वर्ल्ड लेवल के साथ वो कॉम्पिटिटिव थे सारे कुछ। द वीविंग, कनिचिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स कैन नॉट यूज मच ऑफ द हाई क्वालिटी yarn दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। अब देखो, प्रतिविकर्ष से, लेकिन हम जो सूत बनाते थे उसका उपयोग करने में सक्षम है, लेकिन बुनाई और कताई की जो प्रक्रमण इकाइयाँ जो बनाती थी ना, बुनाई करने और कताई करने, देश में जो उत्पन्न होने वाला था उच्च कोटि के धागे का उपयोग नहीं कर पाते थे। क्योंकि अपने देखो इसमें देर का ना, यूजिंग द फाइबर वी प्रोड्यूस द वीविंग कंचिंग प्रोसेसिंग यूनिट कैन नॉट यूज मच ऑफ द हाई क्वालिटी यर्न। इसका यूज़ अपने नहीं कर रहे थे क्योंकि हाई क्वालिटी यर्न था वो अपने कहाँ को एक्सपोर्ट कर रहे थे, इंग्लैंड को कर रहे थे। और अपने जो जिस यर्न का उपयोग कर रहे थे वो लो क्वालिटी का था। देयर आर सम लार्ज एंड मॉडर्न फैक्ट्रीज इन दिस सेगमेंट। अब देखो, इसी सेक्टर में कुछ बड़े और आधुनिक कारखाने लगे अपने देश के अंदर, जिसका उत्पादन किया था स्थानीय जो बाजार था, लोकल मार्केट था, उसकी वो भरपाई करता था, डिमांड था वो पूरी करता था। बट मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज इन फ्रेगमेंटल स्मॉल यूनिट्स विच कैटर टू द लोकल मार्केट। अब वो है ना,
लोकल मार्केट की डिमांड है वो यहाँ से अपने को पूरी हो जाती थी। दिस मिसमैच इज़ ए मेजर ड्रॉबैक फॉर द इंडस्ट्री। एज ए रिजल्ट मैनी ऑफ आवर स्पिनर्स एक्सपोर्ट कॉटन yarn while apparel garments manufacturers have to important fabric। अब देखो इसका इसकी सबसे बड़ी कमी क्या थी? हमारे देश में जो बहुत से कताई करने वाले सूती धागों का निर्यात करते हैं, जबकि जो वस्त्र बनाने हैं वस्त्र निर्माता थे उनको कपड़ा वहाँ से आयात करना पड़ता था अदर कंट्री से। इम्पोर्टेंट फैब्रिक्स, वहाँ से जो कपड़ा बनता था ना उसको वो आयात करते थे, क्योंकि हाई क्वालिटी का जो कपड़ा था वो अपने यहाँ नहीं मिल पाता था। अगर सपोज दैट yarn इज सोल्ड एट Rs 85 per kg, if it is sold as a trouser it features at 800 per kg। value is added at every stage from fiber to yarn to fabric and the garments। अब देखो मान लो धागा जो है वो 85 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचा जाता था, यहाँ से बेचते थे इंग्लैंड को, मान लो उन्होंने एक्सपोर्ट कर दिया और वहाँ से कपड़ा बनकर आता है तो वो बेचते हैं, तो वो बेचते हैं 800 रुपये पर केजी के हिसाब से। और ऐसे से धागे से कपड़ा बनता है और कपड़े से अपने बनते हैं ड्रेसेज यानी परिधान बनाने। प्रत्येक जो स्टेज होती है उस पर उसकी वैल्यू है वो और ज़्यादा बढ़ती रहती है, वैल्यू एडेड होती रहती है। अब देखो वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट फॉर अस टू इम्प्रूव आवर वीविंग सेक्टर इंस्टेंट ऑफ एक्सपोर्टिंग yarn इन लार्ज क्वान्टिटीज़। अब देखो हमारे लिए अधिक मात्रा में धागे जो अपने निर्यात कर रहे थे उसकी अपेक्षा अपने बुनाई सेक्टर को सुधारना क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है? मान लो धागा है जो yarn है वो अपने ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसका निर्यात है वो अपने कम करना है, एक्सपोर्ट कम करना है, और जो अपने कपड़ा बुनना है फैक्ट्रियों के अंदर उसको सुधारना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है वो देखो। एल्थ्रो वी हैव मेड सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड क्वालिटी लॉन्ग स्टेपल कॉटन, द नीड टू इम्प्रूव इम्पोर्टेंट इट still felt power supply is erratic and machinery needs to be upgraded in the weaving and processing sector. In particular, other problems are the low output of labor and stiff competitive with the significant fiber industries। अब देखो अपने जो लंबे रेशे वाली कपास थी उसके उत्पादन में तो अपने क्या थी, इंक्रीज हुई, वृद्धि होगी, लेकिन इसके आयात करने की थी अपने को आवश्यकता फिर भी महसूस हो रही भी अपने को कुछ इंपोर्ट करना है। विशेष मुख्य रूप से जैसे बुनाई व अन्य संबंधित सेक्टरों में अनियमित जो अपने पावर सप्लाई थी उसको दूर करना, न्यू मशीनरी है उसके अपने को उपयोग की आवश्यकता थी। आगे ना पावर सप्लाई इरेटिक एंड मशीनरी नीड्स था अपग्रेडेड, नई मशीनरी और पावर सप्लाई इन दोनों की अपने को आवश्यकता थी। अन्य समस्याओं में क्या था? अदर प्रॉब्लम्स, अन्य समस्या क्या थी? आर द लो आउटपुट ऑफ लेबर है वो कम लेबर मिल रही थी अपने को। स्टिफ कॉम्पिटिटिव विद द सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्रीज, इसके अलावा जो सिंथेटिक फाइबर था उससे भी अपने को कंपटीशन करना पड़ रहा था। अपनी जो इंडस्ट्रीज थी उनको इससे कंपटीशन करना पड़ रहा था। फिर आते हैं यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पूरी हो चुकी है। इसके बाद जूट टेक्सटाइल्स। अब जूट टेक्सटाइल्स है, जूट यानी पटसन उद्योग। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड द जूट गुड्स एंड स्टैंड एट सेकेंड प्लेस एज एन एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश। अब देखो जो भारत का जो जूट टेक्सटाइल था उसके प्रोड्यूशन में यानी उसके उत्पादन में और उससे जो सामान तैयार करते थे उसके निर्यात में अपने देश का विश्व में दूसरा स्थान था बांग्लादेश के निर्माण के पश्चात। जब बांग्लादेश का निर्माण हो गया उसके बाद में इंडिया जो था जूट के निर्यात में और उससे बने हुए सामान के निर्यात में दूसरे नंबर पे आता है। मोस्ट ऑफ द मिल्स आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। इसमें से अधिकांश जो मिल कहाँ पर स्थित है? वेस्ट बंगाल में। मेनली अलोंग द बैंक्स ऑफ द हुगली रिवर इन ए नैरो बेल्ट। और जो मुख्य रूप से कहाँ पर है? जो हुगली नदी है उसी बेल्ट में है और नैरो बेल्ट के रूप में संकरा क्षेत्र है उसमें ये स्थित है सारा का सारा। द फर्स्ट जूट मिल
was set up near Kolkata in 1855 at रिसरा। अब फर्स्ट जो जूट मिल है वो कहाँ लगी थी? कोलकाता के नज़दीक 1855 में रिसरा में। आफ्टर पार्टिसिपेशन इन 1947 में पार्टिसिपेशन हो गया भारत और बांग्लादेश पाकिस्तान कंट्री बन गई। द जूट मिल रिमेन्ड इन इंडिया बट थर्ड फोर्थ ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया वेंट टू बांग्लादेश। ईस्ट पाकिस्तान में आ जाएगा ये। ईस्टर्न पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान का पार्ट था बांग्लादेश, इसमें अपना अपना जो जूट उद्योग था उसका 75% सेक्टर था वो इसके अंदर चला गया था। फिर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर लोकेशन इन द हुगली बेसिन। अब जो हुगली नदी है उसके नज़दीक ही इस जो अपना उद्योग था इसके वहाँ पर मुख्य रूप से स्थापित होने के मुख्य कारण क्या थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी? अप्रोक्सीमेटली ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया। सबसे बड़ी बात है जो जूट प्रोड्यूसिंग एरिया थे वो सारे के सारे इसके आसपास ही थे। ठीक है। इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट है वो उसके लिए था वहाँ पर अच्छी तरह सस्ता जल परिवहन है। इनएक्सपेंसिव था भी, सस्ता पड़ता था वाटर जल परिवहन। सपोर्टेड बाई ए गुड नेटवर्क ऑफ द रेलवे का अच्छा नेटवर्क था वो इसको सपोर्ट कर रहा था। रोडवेज एंड वाटरवेज टू द फैसिलिटीज़। अब रोड भी था वहाँ पर, वाटरवे भी था। ये फैसिलिटीज़ मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू द मिल्स। अब जो रॉ मटेरियल है उसको मिल्स तक पहुँचाने में मददगार साबित हो रहा था ये। अबाउंडेंट वाटर फॉर प्रोसेसिंग रॉ जूट। अब जो जो जूट था उसको अपने फैक्ट्रीज के अंदर जब तैयार करते थे तो जब जल की आवश्यकता थी वो अपने को वहाँ से उसकी पूर्ति हो जाती थी। चीप लेबर फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड एडजॉइंग स्टेट ऑफ बिहार। अब सस्ती कीमत पर अपनी लेबर मिल रही थी। यहाँ पर कहाँ से आ रही थी लेबर? वेस्ट बंगाल से और इसके साथ जुड़ती हुई स्टेट बिहार से भी, उड़ीसा से, उत्तर प्रदेश से। कलकत्ता इज़ ए लार्ज अर्बन सेंटर प्रोवाइडिंग बैंकिंग। जो कलकत्ता था वो एक बड़ा केंद्र था इसके लिए जो कि इसको प्रोवाइड कराता था बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड पोर्ट फैसिलिटीज़ फॉर एक्सपोर्ट ऑफ जूट गुड्स। जो जूट गुड्स था उसको एक्सपोर्ट करने के लिए अब वो प्रोवाइड करवा रहा था कलकत्ता उसको बैंकिंग की सुविधाएं, इंश्योरेंस की सुविधाएं और पोर्ट फैसिलिटीज़। अब challenges faced by the industry include stiff competition in the international market from synthetic substance and from another competition like Bangladesh, Brazil, Philippines, Egypt and Thailand। फिर भी इस इंडस्ट्रीज के सामने कुछ चैलेंज थे। इंक्लूडेड स्टिफ कंपटीशन इन द इंटरनेशनल मार्केट। अब इंटरनेशनल मार्केट के सामने इसमें चैलेंज थे। कौन से थे? सब्सटीट्यूशन एंड फ्रॉम अदर कॉम्पिटिटर लाइक बांग्लादेश। इसके सब्सटीट्यूटर आ गए भारत के। कौन से थे? जैसे बांग्लादेश आ गया, ब्राज़ील आ गया, फिलीपाइंस आ गया, इजिप्ट आ गया, थाईलैंड आ गया, अन्य। हाउएवर द इंटरनेशनल डिमांड हैज़ बीन ऑन द इंक्रीजिंग ड्यू टू द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ मैंडेटरी यूज ऑफ जूट पैकेजिंग। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट था उसमें डिमांड बहुत ज़्यादा होगी, इसकी डिमांड है इंक्रीज होगी, बढ़ गई बहुत ज़्यादा। गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई उसके कारण यूज़ ऑफ जूट पैकेजिंग, जूट पैकेजिंग का सामान बनाने के कारण। टू स्टिमुलेट डिमांड द प्रोड्यूसर नीड टू बी डाइवर्सिफाइड। अब जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई उसके कारण उसकी डिमांड है वो इंक्रीज तो हो रही थी। द मेन मार्केट आर यूएसए, कनाडा, घाना, सऊदी अरेबिया, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। तो वो डिमांड कहाँ से पूरी करने लगे? यूएसए से, कनाडा से, घाना से, सऊदी अरेबिया से, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया से। द ग्रोइंग ग्लोबल कंसर्न फ्रॉम इन्वायरमेंट फ्रेंडली। अब जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार था वैश्विक पर्यावरण अनुकूल उसके जैव निम्नलिखित पदार्थों के लिए विश्व की जो बढ़ती जागरूकता है उसने पुनः जो जूट जो हैज़ वंस अगेन ओपन द अपॉर्चुनिटी फॉर जूट प्रोडक्ट्स। तो जो जूट प्रोडक्ट्स है उसके लिए अपॉर्चुनिटी प्रदान की है। अगेंस्ट ओपन द अपॉर्चुनिटी, दोबारा से जूट उद्योगों के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी आ गई है सामने इनके। फिर शुगर इंडस्ट्रीज
जूट इंडस्ट्रीज़ के बाद में है शुगर इंडस्ट्रीज़। शुगर इंडस्ट्रीज़ में देखो, इंडिया स्टैंड सेकंड एज ए वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ द शुगर बट अकम्प्यूज द फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खंडसारी। अब इंडिया है वर्ल्ड के अंदर सेकंड प्रोड्यूसर है जो इसमें शुगर इंडस्ट्रीज़ के अंदर, यानी सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला दूसरा जो कंट्री है वो इंडिया है। लेकिन पहले स्थान पर वर्ल्ड में है किसके प्रोडक्शन में? गुड़ और खांडसारी। गुड़ और खांडसारी की दृष्टि से देखा जाए तो इंडिया पहले स्थान पे है वर्ल्ड में, और सीधा शुगर की इंडस्ट्रीज देखा जाए तो सेकंड स्थान पे आता है। द रॉ मटेरियल यूज इन द इंडस्ट्रीज इज़ बल्कि। अब इस जो इंडस्ट्रीज होती है उनमें जो रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है वो होता है बल्कि, यानी बहुत ज़्यादा भारी होता है। एंड इन ह्यूलेज इट्स सुक्रोज कंटेंट रिड्यूस, और जो इसमें सुक्रोज कंटेंट्स होता है वो रिड्यूस, जल्दी वो रिड्यूस होता है। द मिल्स आर लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, इसीलिए जो मिलें होती है वो कहाँ पर लोकेटेड है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात, पंजाब, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश। 60% मिल्स आर इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार। अब जो शुगर इंडस्ट्रीज है उसकी 60% मिल्स है कहाँ पर है? दो स्टेट के अंदर है, उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर। दिस इंडस्ट्रीज इज सीजनल इन नेचर शो। इन इंडस्ट्रीज की नेचर के साथ सीजनल है, पूरे साल भर इंडस्ट्रीज नहीं चलती है, एक सीजन में ही चलती है। इट इज़ आइडियली सूटेड टू द कोऑपरेटिव सेक्टर, और जो ये सेक्टर ना, ये कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए आइडल है, आइडियली है, बिल्कुल आदर्श स्थिति है इसकी। कैन यू एक्सप्लेन वाई दिस इज सो? क्या तुम इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि ऐसा क्यों है? इन रिसेंट ईयर, कुछ पिछले सालों में, देयर इज ए टेंडेंसी फॉर द मिल्स टू शिफ्ट एंड कॉन्सेंट्रेट इन द साउदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट। अब देखो पिछले कुछ सालों में अपने देख रहा रही टेंडेंसी है, ये मिल है वो शिफ्ट हो रही है कहाँ, किस तरफ है? साउदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट के अंदर हो रही है, स्पेशली इन द महाराष्ट्र। स्पेशली किस तरफ जा रही है? महाराष्ट्र की तरफ। आपने पढ़ा ना 60% मिल थी उत्तर प्रदेश बिहार में, लेकिन पिछले कुछ सालों में जो मिलें हैं वो साउथर्न एंड वेस्टर्न स्टेट की तरफ जा रही है, स्पेशली महाराष्ट्र की तरफ। दिस इज बिकॉज द कैन प्रोड्यूस्ड हेयर हैज़ ए हायर सुक्रोज कंटेंट। इसका कारण क्या है? दिस इज ए बिकॉज द कैन प्रोड्यूसर हेयर हैज़ ए हायर सुक्रोज कंटेंट। यहाँ पर सुक्रोज कंटेंट है वो हायर होता है। द कूलर क्लाइमेट, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कूल है, बिल्कुल ठंडा है। आल्सो इंश्योर्स ए लॉन्गर क्रशिंग सीजन, और यहाँ पर जो फैक्ट्री चल सकती है वो लंबे समय तक भी चल सकती है, लंबे सीजन में चलेगी, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट वो ठंडा है। मोर एवर द कोऑपरेटिव आर मोर सक्सेसफुल इन दीज स्टेट, और यहाँ पर जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है वो ज़्यादा सक्सेसफुल है इन स्टेट्स के अंदर। मेजर चैलेंजेस इंक्लूड द सीजनल नेचर ऑफ द इंडस्ट्रीज़। इस इंडस्ट्रीज़ के सामने सबसे मेजर चैलेंज क्या है कि ये इसका नेचर के साथ सीजनल है, इसलिए इसके सामने ये सबसे बड़ी समस्या है। ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन, इसके प्रोडक्शन में पुराने और इनएफिशिएंट, जो कि पूरे नहीं है, वो मेथड यूज़ किए जाते हैं। ट्रांसपोर्ट डिले इन द रीचिंग कैन टू फैक्ट्रीज, इसमें ट्रांसपोर्ट डिले होने के कारण जो इसका रॉ मटेरियल है वो फैक्ट्रीज तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण इसका जो ये है अपने सुक्रोज है वो सूख जाता है। एंड द नीड टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ बेजेस, इसके लिए इसको कम से कम बेजेस की ज़रूरत है इस उद्योग को चलाने के लिए। तो आज अपने इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपने पढ़ेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज अपने पढ़ लिया है, अगले क्लास में अपने मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।